आदरणीय प्रोफेसर कुलदीप जी, विकास, ब्रजपाल, मजीद, शोधार्थी और विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सबको हमारे सबके प्यारे शहीद भगत सिंह की जन्मदिन मुबारक हो। हम एक ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन पे बात कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया के अंदर एक नौजवान के प्रतीक के तौर पे जाना जाता है। 23 साल की उम्र में उसने क्या इतना बड़ा काम किया था कि सारी दुनिया के अंदर जो सम्मान हासिल किया वो अद्भुत है, चमत्कारिक है। और जिसको कहते हैं कि सीमाओं के पार भी जिस नौजवान के विचार और कार्यों के चर्चे होते हैं, तो उसके जन्मदिन पे हम उसके बारे में, उनके कामों के बारे में वो सब बात करना अपने आप में ही यूनिवर्सिटी में और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, अपने नौजवान दोस्तों के साथ जो खुद जिनके सामने एक बहुत लंबी ज़िंदगी और अपना समाज उसको समझने के जिज्ञासा और बेचैनी और अपना जो उत्तरदायित्व होता है जीवन का, वो तय करने के समय में जब हम बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में जो हमने प्राप्त किया है या जो हम जीवन के दिशा तय करना चाहते हैं, उस सब में ये बहुत मददगार होते हैं। इस तरह के जो महापुरुष हैं, जो क्रांतिकारी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, जिन्होंने अपने समय में ऐसे काम किए थे कि जिनको हम आज इतने सालों बाद भी याद रखते हैं और अपने समय की पूरी चिंतन धाराओं को, सोए हुए लोगों को, जागृत लोगों को, बड़ी बड़ी शासन सत्ताओं को हिला के रख दिया था। और यहीं से ही एक मनुष्य को ऊर्जा, खुराक, दिमाग की सब चीज़ें मिलती हैं। अन्यथा निराशा, पस्ती और चारों तरफ जो वातावरण है उसमें बहुत सारा ऐसा सामान मौजूद है जो हमें ज़िंदगी से कई बार खुद को दूर कर देता है, अपनी ज़िंदगी से। तो ऐसे उसके बारे में बात करना, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है और सबको ही अच्छा लगता है भगत सिंह के बारे में बात करना, सुनना कि वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे उनका पालन पोषण हुआ, किस तरह से वो क्रांतिकारी बन गए, कौन सा ऐसा साहित्य था जिसको वो पढ़ते रहे, किस तरह से उन्होंने अपने समाज की चीज़ों को समझा, और वो कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, जिसकी परवाह जो भी सृष्टि के अंदर जीव पैदा होता है वो करता है। जान सबको प्यारी होती है, भगत सिंह को भी थी, लेकिन उसको भी दाव पे लगाया। तो वो कौन से ऐसे मूल्य थे, आदर्श थे, आइडियाज़ थे, थॉट थे, कुछ कहो, कौन सा सपना था जिसके लिए अपनी जान भी की कीमत कम समझी और उन आदर्शों को आगे रखा। और कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से जो चीज़ें सज़ा की होती थी, जिनको सज़ा के तौर पे दिया जाता था, अपनी क्रिएटिव शक्ति से, अपनी कल्पनाशीलता से उन्होंने उसको अपना लड़ने का औजार बना लिया। चाहे वो अदालत के प्लेटफार्म हो जहाँ उनको सज़ा सुनाई जानी थी, उसी को उन्होंने अपनी विचारधारा को प्रसारित करने का जरिया बनाया कि यहाँ से हम बयान देंगे, सारी दुनिया के अखबारों में छपेंगे। कि जो जेल जिनमें उनको रखा जाता था वहीं पे हड़तालें करके पूरी दुनिया को बताया कि इस जो इतनी बड़ी जो अंग्रेज़ मशीनरी है, प्रशासन है, शासन है, जो अपने आप को कानून का राज कहता है, कि उनके कानून के राज में किस तरह से आदमियों के साथ व्यवहार किया जाता है। जो भी चीज़ उनको ख़त्म करने के लिए या उपेक्षित करने के लिए, लोगों से दूर करने के लिए कोशिशें की गई, उन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। वो कौन सी उनके अंदर ऐसा क्या सूझता था, ये सब बातें हमारे सबके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। शायद एक सामान्य व्यक्ति को इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना हो, लेकिन जो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट करने आए हैं, जो यहाँ रिसर्च करने आए हैं, जो यहाँ समाज के बारे में कुछ थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा खुराक यही होती है कि हमारे से पुराने ऐसे लोग, उन्होंने क्या सोचा और कैसे सोचा,
उसी से हम अपनी सोचने की दिशाएं और इंसाइट्स सब चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसे मौके कहीं पे भी हों, किसी भी डिपार्टमेंट में, आप अपने मोबाइल बंद करके, ये तो बाद में भी देख लोगे आप, फेसबुक वाले, जब मैं देख रहा हूँ कि कुछ को फुर्सत ही नहीं है इसी काम से, तो ये बाद में भी कर सकते हो आप, क्योंकि उसके लिए मौके हैं हमारे पास। लेकिन ये कुछ समय हम शहीद भगत सिंह और उनकी जो पूरी धारा है उसके माध्यम से हम उनसे जुड़ सकते हैं। एक अवसर है इस बात के लिए कि और पंजाबी विभाग और हिंदी विभाग के स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल साइंस और जो दूसरे जो भी रुचि रखते हैं वो सब यहाँ हैं। ये कोई उस तरह का मैं भाषण नहीं आपको पिलाने जा रहा हूँ कि कोई ऐसा रेडीमेड, मैं सिर्फ कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं हम सब इस मौके के ऊपर, जो उसके ऐसी महान जो शख्सियत है जिसने काम किया था। देखिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? आज का जो दिन है 28 सितंबर और 1908, कुछ लोग 1907 भी कहते हैं। अब आप याद करिए 1907 को और 1931, ये टाइम है भगत सिंह का, छोटा सा टाइम। कोई भी व्यक्ति जब इतना बड़ा व्यक्ति बनता है तो अचानक तो नहीं बनता होगा। उसके जो व्यक्तित्व के निर्माण में जो उसका परिवेश है, परिवार का, समाज का, जो उसकी शिक्षा है, जो उसका अध्ययन है, जो उसके अध्ययन की सामग्री है, कौन सी किताबें पढ़ी, किन से जुड़े, जो उसके दोस्त हैं, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। इन सब चीज़ों से ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसी भी व्यक्ति को आप अपने बारे में भी देखेंगे कि मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ। यदि आप अपने बारे में अपनी तलाश करने लगें, खुद को सोचने लगें कि मेरी ताकत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमजोरियाँ क्या है, मेरे जो व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, उसमें कौन सी चीज़ें हैं, तो आप क्या देखोगे? आप अपने समाज को ही देखोगे कि कहाँ से आई है मेरे अंदर ये चीज़ें। क्योंकि हर एक आदमी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, एक सामाजिक निर्मिति है। हर एक व्यक्ति अपने समाज की उपज है। जैसे पेड़ एक खास एनवायरनमेंट में उगता है लेकिन वो नेचुरल है, पर मनुष्य जो है, इंसान जो है, एक सामाजिक परिस्थिति के अंदर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा होता है। तो हम यदि उसके पूरे माहौल को देखें, मैं कुछ बातें वैसे बता देना चाहता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी। बहुत सारी जीवनियाँ लिखी गई हैं भगत सिंह की, लेकिन मुझे ये भी अंदाज़ा है कि बहुत सारे जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो भगत सिंह को एकदम, बहुत सारी फिल्में बनी थी जब भगत सिंह का 100वां साल मनाया जा रहा था, एकदम 6-7 फिल्में आई थी, उसके माध्यम से ज़्यादा जानते हैं। और आप जानते हो कि वो एक बहुत ही पॉपुलर मीडिया है जिसके अंदर बहुत ही पॉपुलर किस्म की घटनाओं को आधार बना करके चीज़ें बनाई जाती हैं। और वो जो लोकप्रिय चीज़ें हैं जो उनके जीवन की बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस मीडियम की ज़रूरत कहो या जिसने वो बनाया है उसकी ज़रूरत कहो, उसके बिना छूट जाती हैं चीज़ें। तो हम भगत सिंह को किन माध्यमों से जानते हैं या किसी भी व्यक्ति को हम किन स्रोतों से जानते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से किसी पर्सनालिटी के बारे में जानते हो जिसने एक पूरी झूठ की फैक्ट्री खोली हुई है, या आप अपना क्रिटिकल माइंड अप्लाई करते हुए जो तथ्यपूर्ण बातें हैं, उस समय के जो संस्मरण हैं, उस समय के जो लोग हैं, उस समय की जो घटनाएं हैं, या उस समय के जो ऑथेंटिक हिस्टोरियन हैं, उनके माध्यम से जानते हैं। तो इसी से ही हमारी चीज़ों के बारे में जो बनावट है, हमारी खुद की जो सोच है वो बनने लगती है। तो हमारे सोर्सेज क्या है, हमारे दिमाग में कौन सी चीज़ें घुस रही हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दिन, खास तौर पे जब झूठ का इतना कारोबार है आपके चारों तरफ, इतना बोलबाला है कि आप बच नहीं सकते। एक झूठ की इतिहास, तथ्य जो हुए ही नहीं वो दिखाई देंगे। ऐसे में सब चीज़ें छांटना और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और ये काम क्योंकि बुद्धिजीवियों का, ऐसे स्टूडेंट्स का, जो एजुकेटेड क्लास है उसका है, तो इसलिए ये उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो झूठ लोगों के दिमाग के अंदर पोल्यूशन की तरह से फैल रहा है, प्रदूषण हो रहा है सच्चाई का,
तो उसको साफ करना, तो उसलिए आपको उस टाइम के जो सोर्सेज हैं, उस टाइम की जो चीज़ें हैं, उसको फिर खंगालना पड़ता है। नहीं तो लेमैन की तरह से गली कूचे का जो व्यक्ति होता है, उसकी तरीके से ही हम चीज़ों के बारे में धारणाएं बना के रखते हैं। तो यदि हम भगत सिंह के परिवार की बात करें, जो पारिवारिक माहौल है उसकी बात करें, तो बहुत यदि पीछे ना भी जाएं तो उनके दादा से यदि हम शुरू करें, मतलब जो जिनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा भगत सिंह के ऊपर प्रभाव है, क्योंकि उनकी चिट्ठियों में, उनके व्यवहार में, और जो उन्होंने कहा उनके दादा ने, उसी की ओट लेकर के, उसी का सहारा लेकर के वो अपने पिता से क्रांतिकारी जीवन के लिए स्ट्रगल करते रहे, संघर्ष करते रहे। आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक साधारण परिवार, कोई नहीं चाहता कि उनके घर में एक इस तरह की चीज़ें आएँ जिससे कि जो पूरे शासन सत्ताओं की जो नज़र है वो उनके ऊपर पड़ने लगे। तो उनके जो दादा हैं अर्जन सिंह, यानी कि भगत सिंह के जो दादा हैं, मैं कुछ चीज़ें नोट करके लाया आपके लिए, कि ये एक तरीके से जो एक वकील थे, उनके पास एक मुंशी का काम करते थे, और वहीं से ही, और उस टाइम पे कांग्रेस पढ़े लिखे लोगों की जमात थी। आप जानते हैं जालंधर में जो अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी, आप नाम सुनते हैं, कितना बड़ा नाम था, जिन्होंने उस टाइम की पूरी इंडिया की इकोनॉमी को बताया कि ये तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कि जो पूरा का पूरा जो वेल्थ का जो ड्रेन है, कि ये यहाँ से साइफन हो रहा है सारा का सारा पैसा अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, वो आए थे। और क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते थे तो सबके कपड़े जो है थे बिल्कुल अंग्रेज़ी यूरोपियन स्टाइल के। एजुकेटेड लोग हमारे इसी तरह से होते हैं, किस तरह से नकलें मारते हैं अपनी चीज़ों को छोड़ करके। उसमें दो ही बंदे ऐसे थे जो अपनी देसी साधारण वेशभूषा में थे, एक अर्जुन सिंह जो इनके दादा लगते हैं, और दूसरे जो इनके दादा के भाई थे सुरजन सिंह। वो दोनों ही ऐसे थे जो अपने पारंपरिक वेशभूषा में, जो पंजाब की वेशभूषा है उसमें शामिल थे, इसीलिए उन्होंने उनको अपने पास बिठा लिया। आप समझ सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, और जब इतने बड़े लोगों के साथ वो बैठने लगते हैं, तो एक तरह से उनका जो अपने व्यक्तित्व का एक जो चरण है वो कैसे एकदम विस्तार प्राप्त कर जाता है, लोकल से एकदम ग्लोबल कैसे हो जाता है, छोटी सी चीज़ से किस तरह से वो एक वैश्विक उसके अंदर जुड़ने लगता है। और यदि आप भी इसी तरह से संकोच रखोगे भगत सिंह से जुड़ने में, या आज के जो बड़े बड़े चिंतक विचारक हैं, तो आप भी ऐसे ही रह जाओगे फाटी के फाटी। इसलिए जो अपने समय के बड़े चिंतक विचारक हैं उनको पहचानना और उनसे जुड़ना, यदि हम अपना ग्रोथ चाहते हैं, उस संगति का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये इसके कारण से चीज़ें हुई, और फिर वो एक तरह से उनको कुछ ज़मीन भी अलाट हो गई। आप जानते हैं कि इंडिया कैसे विकसित हुआ, यदि आप इसको देखेंगे, यदि आपकी इसमें दिलचस्पी है कि हमारा भारत कैसे बना, ख़ास तौर पे आधुनिक काल में। और ये तो बात है एक तरह से 1800 कुछ की, ये वाली बातें तो ये तो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते ही हुई। 70 साल 75 साल पहले भी ये बातें होती थी इस इलाके में, और पूरा इलाका एक तरह से जंगल था। और जैसे ही अंग्रेज़ यहाँ पे आए और बहुत सारा यहाँ से लूटा, आप समझ सकते हो, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी ज़मीनों को, जंगलों को साफ़ करवाया, और इसके लिए लोगों को ज़मीनें अलॉट की थी बहुत ज़्यादा, मुरब्बे के मुरब्बे बोलते हैं जिसको। उस इलाके में जो फर्टाइल नहीं था, जो किसी भी तरह से उपजाऊ नहीं था, और लोगों ने अपनी ज़मीनें जो है तैयार की। उसमें से एक परिवार ये भी था जो अर्जुन सिंह को भी एक मुरब्बा 25 एकड़ ज़मीन की अलॉट हुई, क्योंकि सब लोग जाते भी नहीं थे। आप समझ सकते हैं कि अब अपने छोटी जगह को छोड़ना कितना मुश्किल काम है। अपने समुदाय से अलग रहना 100 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता कि वो दूर जा कर के रहना। किसी को ज़मीनें तो अभी तक भी सुनते हैं कि कौन पूछा था जी, इसको ऐसे ही पड़ी थी, ये तो आज ही करोड़ करोड़ रुपये देने पड़ रहे हैं थोड़ी सी जगह के लिए, नहीं तो ज़बरदस्ती कि ले ले यार, इस पे खेती कर लो, ऐसे चिपकाई जाती थी सज़ा के तौर पे।
और यदि 200 साल और पहले जाएं कि हरियाणा कैसे बसा, उसकी जो बसास्ते हैं, यदि आप उसको देखने लगोगे, अपने दादा परदादाओं की हिस्ट्री आप देखने लगोगे, तो बताने लगेंगे हम फलाने गांव के थे, वहाँ से फिर यूँ आगे थे। और यदि फिर और पूछोगे फिर क्यों आगे थे, तो वो बताएंगे कि भाई वो तो इसलिए आगे थे क्योंकि उस टाइम में हमें ज़मीन का किराया, जिसको माल या हाड़ा ऐसे बोलते थे, वो नहीं दे सकते थे, तो हम ज़मीन छोड़ के रातों रात भाग के आए थे। समझ रहे हो आप? जिस ज़मीन को प्राप्त करने के लिए अब इतने लालायित हैं लोग, क्या क्या क्राइम भी नहीं कर देते, उसको छोड़ छोड़ के भागते थे। कि ऐसा क्यों होता था, ये अपना आप में एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं सिर्फ वैसे ही आपको संकेत कर रहा हूँ, जिसकी दिलचस्पी होगी वो इन चीज़ों को देख सकता है। ये कोई मैं ज्ञान की ऐसी बात नहीं बता रहा जो मुझे ही पता है, ये सारा वेल डॉक्यूमेंटेड है। यदि लेकिन दिलचस्पी होगी तो आप उसको देख लेंगे। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। तो इनके जो 3 बेटे अर्जुन सिंह के, एक किशन सिंह और एक अजीत सिंह, एक स्वर्ण सिंह, और ये तीनों क्रांतिकारी बंदे हैं। अजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा, पगड़ी संभाल जट्टा, बहुत बड़े क्रांतिकारी, पूरी जिंदगी एक तरह से प्रवास में काट दिया। 1908, 1907, 1909 एक आंदोलन चला था, जैसे किसानों का भी चला था ना पीछे, पगड़ी संभाल जट्टा। और ये ईरान के अंदर जाकर के आज भी एक होते थे बहुत बड़े, एक तरह से बंदे थे भारत के क्रांतिकारी, सूफी अम्बा प्रसाद। सूफी अम्बा प्रसाद, यदि आपको नाम ध्यान रहे, आज भी ईरान में इनके नाम का मेला लगता है, मेला, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाकर भी क्रांतिकारी काम किए थे। तो सूफी अम्बा प्रसाद के साथ मिलकर के सरदार अजीत सिंह ने जो पंजाब के अंदर मूवमेंट चलाया, उसकी वजह से उनको लोप होना पड़ा, मतलब भूमिगत रहना पड़ा। और वो दुनिया के कितने देश हैं जिनकी यात्राएं करके लौटे, उनकी जो आत्मकथा है जो उन्होंने अपनी लिखी, वो 1947 में वापस आए थे जब देश आज़ाद हुआ, और तभी उनकी मृत्यु भी हो गई। पूरी जिंदगी वो घर नहीं घुसे। आप कल्पना करिए कि आप रामायण में किस्से सुनते हैं कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का क्या हुआ। कभी आपने सोचा कि अजीत सिंह की पत्नी हरनाम कौर का क्या हुआ, कि उसका क्या हुआ, कि जो विधवा थी या सुहागिन, जिसको सारी जिंदगी इस बात का पता नहीं चला। तो ये पूरी फैमिली में, जब आप इस पूरी फैमिली की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको नजर आएगी सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, इन्हीं इस परिवार के अंदर जो बातें चली, उसी में भगत सिंह बनते हैं। खैर, और इनकी माँ विद्यावती, बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है विद्यावती, भगत सिंह की माँ। एक बार उनसे जुड़ती हुई मैं सिर्फ एक बात बता देता हूँ, क्योंकि वो होशियारपुर में की रहने वाली थी, मोरावाली गांव पड़ता है वहाँ की। तो उसमें बाद में ये, क्योंकि आर्य समाजी परिवार था भगत सिंह का, वहाँ पे आ गई। और जब 1970 में एक मूर्ति लगी खटखट कला, वहाँ पे अकेले भगत सिंह की फ़ोटो लगी, मूर्ति लगी, बुत लगा। तो विद्यावती ने उद्घाटन किया। उन्होंने पता क्या बोला था कि यार भगत सिंह तो अपने दोस्तों के साथ ही अच्छा लगता है, क्योंकि भगत सिंह, ये बहुत बड़ी बात है कि जो भगत सिंह की ग्रोथ है, ये उसकी माँ ने पहचाना उसको, कि ये भगत सिंह की अकेले की मूर्ति लगी है नहीं, वो तो अपने दोस्तों के साथ ही अच्छा लगता है। और फिर जब बाद में वो मूर्ति लगी कि तीनों की, आप देखते होंगे जो काले उसमें बनी हुई है ना, जिसमें सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह तीनों जो है इकट्ठे, फिर एक मूर्ति लगी बाद में उसके 20 साल बाद। तो ये जो उनकी मदर का जो ये कहना है कि भगत सिंह तो अपने दोस्तों के साथ ही अच्छा लगता है, ये अपने आप में ही एक पूरे व्यक्तित्व को समझने का एक नुस्खा है, एक तरीका है। तो 2 घटनाएं भगत सिंह के बचपन की मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उससे पहले कि हम मतलब आगे उसके जो साहित्य पे और विचारधारा पे बात करें। ये तो फैमिली की कुछ बातें हुई कि 2 घटनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही मार्मिक। वो घटनाएं क्या हैं कि आप जानते हो कि भारत में के स्वतंत्रता आंदोलन में
जो टर्निंग पॉइंट है वो है 13 अप्रैल 1919, बैसाखी, जलियांवाला बाग कांड। सबको जलियांवाला बाग के बारे में जब होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी कितने सालों के बाद उस घटना के लिए इंग्लैंड के शासन को माफ़ी मांगनी पड़ी कि ये कुकृत्य, ये बर्बर एक्टिविटी हमारे उससे हुई थी, एक अधिकारी से। उसके अंदर जो 2 अधिकारी थे, उनका बदला लेने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए शहीद उधम सिंह इंग्लैंड में जाकर, वो घटना ऐसी घटना है जिसने पूरे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को प्रभावित किया था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है जलियांवाला बाग। ज़्यादातर लोग वहाँ गए होंगे, अमृतसर में देखा होगा, और आप नहीं भी गए होंगे तो ज़रूर जाइए। सिर्फ मंदिरों में ही नहीं जाना होता पर्यटन के तौर पे, या पहाड़ों पे ही नहीं घूमना होता, ऐसी चीज़ें भी देखनी होती हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को बदला। ऐसी चीज़ें भी स्मृति का हिस्सा हमारे होने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये हुआ था। पीछे हम गए एक गांव में, गुड़ियानी, रेवाड़ी के पास पड़ता है। बाल मुकुंद गुप्त हैं, हिंदी के एक बड़े पत्रकार साहित्यकार थे। वहाँ जाके पता चलता है कि यहाँ पे 1857 में 114 लोग शहीद हुए थे, यहीं पे जिस पहाड़ी पे हम खड़े हैं। 114 लोग। तब जाकर के हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। यदि हमको उन 114 लोगों का एहसास नहीं है तो हमें आज़ादी का भी एहसास नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जलियांवाला जो देख लिया, बढ़िया किया। उसकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए बार बार जाइए, और नहीं तो जो नहीं गया तो ज़रूर जाना। तो ये जलियांवाला बाग कांड जिसने पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया। वहीं भगत सिंह लाहौर में पढ़ते थे, और अमृतसर कितनी दूर है लाहौर से? वहाँ तक आए, 10 साल की उम्र है। 1908 में पैदा हुए, 1919 14 अप्रैल वहाँ पे पहुँचे, और कहते हैं कि खाली बोतल उनके पास थी, उसमें मिट्टी भर के लेके वापस गए, क्योंकि वो बच्चा था छोटा, और सारे घर वाले परेशान थे कि भाई बंदा वापस नहीं आया, बच्चा कहाँ गया। और जब शाम को पहुंचा तो उनकी बहन थी अमरो, उसको जब उन्होंने बताया कि मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ, ये मिट्टी खून से जो गिली, पता नहीं कैसे सूझा होगा उनको। भगत सिंह एक बच्चा है, और इसको मैं इसी तरह से सजा के रखूँ। और जो उसकी बहन ने अपने संस्मरण लिखे, बताए अपने भाई के बारे में, भगत सिंह के बारे में, उसमें इस बात को नोट किया कि उस मिट्टी को वो हमेशा इस तरह से सजा के, जैसे अपने घर में हम शो केस में चीज़ें रखते हैं, कि ये है कि जिस तरह से कि ये है उसकी प्रेरणा का स्रोत। वो शहीदों का, उन निहत्थे लोगों के जुल्म से जो मारे गए प्रशासन के शासन की, वो उनकी प्रेरणा है कि ये दोबारा ना हो ये घटनाएं, इसके लिए मुझे काम करना है। ये घटना एक उनके जीवन की, आप सोच सकते हैं कि वो किस दिशा में जा रहे थे। क्रांतिकारी तो बाद में बने ना, कैसे मेकिंग ऑफ भगत सिंह जिसको कहते हैं, ये उसमें एक बहुत ही उनकी प्रवृत्ति को, दिशा को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस माहौल में, जलियांवाला बाग के बाद जो हुआ अमृतसर और लाहौर में, आप उस समय के डॉक्यूमेंट देखिए कि कैसे पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा था। रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल में बैठे हुए थे, नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, उन्होंने इसी बात के लिए वापस कर दी कि एक ऐसी शासन सत्ता जो क्रूर है, जो मेरे देश के लोगों के नियत्थों को मार देती है, ऐसी शासन सत्ता से मुझे क्या पुरस्कार लेना, कौन सी उपाधि चाहिए मुझे। और कितने ही लोग थे जो इस तरह की चीज़ें छोड़ करके वापस आए थे। इतना बड़ा प्रभाव था जलियांवाला बाग कांड का। तो आप देख सकते हैं उनके उन सारे सोर्सेज को। भगत सिंह को कैसे किया एक बच्चे को, कि वो 35 किलोमीटर पैदल आना और जाना, उस माहौल से ही कुछ भावनात्मक बात रही होगी, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमियाँ इस तरह की थी कि वो उसको धकेल दिया जलियांवाला बाग तक, और उसकी स्मृति पूरी जिंदगी उसके पूरे उसका हिस्सा बनी रही, उसके कार्यों का और उसकी सोच का, उसके अध्ययन का। यही चीज़ है
जो उसको बार बार जो दुनिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्रांतियाँ हुई, कितने कितने, मेजनी कौन था जिसने छोटी छोटी स्टेट्स को इकट्ठा कर दिया था, कहाँ दुनिया के अनुभवों को इकट्ठा कर रहा है बंदा। उसके पीछे बात क्या है, उसके पीछे ठोस नींव है उसकी, उसमें उसके अनुभवों से बीती हुई वो बात है, वो मिट्टी एक तरीके से उसकी जो उसके खून में दौड़ रही थी, ऐसे बोल सकते हैं। एक और घटना इसी तरीके की, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 20 फरवरी 1921, ननकाना साहब, जहाँ आप जानते हैं ना अब कॉरिडोर बन गया, जा सकते हैं आप, गुरु नानक की जो जगह है वहाँ पे। तो आप जानते हैं कि भी फ्रीडम स्ट्रगल था और सभी तरह की संस्थाएं अपने तरीके से योगदान कर रही थी। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, गुरुद्वारा मूवमेंट, गुरु का बाग, सबसे पहली घटना वहाँ हुई थी। और वहाँ पे 200 सिखों को ऐसे टुकड़े करके जला दिया गया था। 20 फरवरी 1921। और इसके विरोध में 5 मार्च 1921 को एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, वहाँ पे एक सभा हुई थी, भगत सिंह उसमें शामिल हुए थे। अभी 19 में और 21 में 2 साल का अंतर है। ये जो 2 यात्राएं हैं भगत सिंह की, पैदल, और दोनों जुल्म के खिलाफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि हम उनके जीवन को समझना चाहते हैं, टर्निंग पॉइंट को देखना चाहते हैं। इसके बाद वो 10वीं पास करने के बाद, अपनी जो स्कूली शिक्षा है उसको पास करने के बाद, जब वो नेशनल कॉलेज लाहौर में गए, पहले वो डीएवी में पढ़ते थे, लेकिन कुछ नेशनल कॉलेज बने थे अलीगढ़ में, लाहौर में और कई शहरों के अंदर बने थे, जिनके अंदर जो राष्ट्रीयता की जो बातें होती थी, देशभक्ति की बातें होती थी, उसमें कुछ ऐसा सिलेबस भी था, उसके पढ़ाने के तौर तरीके भी थे, और जिसमें ऐसे विद्यार्थियों को खास तौर पे दाखिले दिए जाते थे जो देश की उसमें रुचि लेते हैं। तो उसी में वो डीएवी कॉलेज छोड़ करके नेशनल कॉलेज में चले गए लाहौर, और नेशनल कॉलेज में उसको दोस्त मिले वहाँ पे, सुखदेव थापर, भगवती चरण वोरा, यशपाल, एक वहाँ लाइब्रेरियन थे राजा राम शास्त्री। आप सोचते हो लाइब्रेरी बहुत ही खराब जगह है, लेकिन लाइब्रेरी तो यूनिवर्सिटी की तो जान लाइब्रेरी में ही है। सारी दुनिया का जो ज्ञान स्टोर है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, वो तो पुस्तकालय में ही है। लेकिन ऐसे डेड पुस्तकालय का भी क्या, ये नेशनल कॉलेज की लाइब्रेरी और उसके लाइब्रेरियन, जो राजा राम शास्त्री ने जो एक्सपीरियंस बताए भगत सिंह के, जो अपने संस्मरण बताए, जो विकास भी कह रहे थे अनेक, कि किस तरीके से वो पढ़ते थे, कितनी उनकी रुचि थी, कितने गंभीर थे, और किस तरह से, क्योंकि वो सारे यंग थे, शास्त्री जी भी यंग ही थे, एक तरह से दोस्ताना ताल्लुक था, कैसे किताबों को वो चाटते थे, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। मतलब दुर्गा वोरा, दुर्गा भाभी के नाम से जो जाना जाते हैं। आपको याद होगा कि जब भगत सिंह सांड्रस मर्डर के बाद गए थे कलकत्ता, हैट वाली जो फ़ोटो आप देखते हैं, हैट लगा के बच्चा लेके, कौन थी उनके साथ? दुर्गा भाभी, भगवती चरण वोरा की पत्नी, जो इस क्रांतिकारी मूवमेंट का पार्ट थी। ऐसे सारे दोस्त मिले, और उसी स्कूल कॉलेज के अंदर उन्होंने बनाया था ड्रामेटिक क्लब। कॉलेज के अंदर ये बहुत ही कलाकार बंदे थे ना भगत सिंह, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। जो यशपाल फिर हिंदी के बहुत बड़े लेखक बने, झूठा सच उनका एक बहुत अच्छा उपन्यास है, यदि कोई आप पढ़ना चाहें। और यदि आप पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी एक और किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, उसका नाम है मेरी तेरी उसकी बात। इतना मोटा नावल है, सबसे बड़ा नावल है उनका। यदि आप पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ना चाहते हैं क्रांतिकारी की नज़र से, तो मेरी तेरी उसकी बात नावल जरूर पढ़िए। यशपाल, जो इतने बड़े लेखक हिंदी के माने जाते क्या हैं, मतलब इतने बड़े लेखक हैं, ये उनके दोस्त, और उन्होंने फिर जो संस्मरणों में लिखा कि किस तरह से हमने नाटक किए, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य का आरंभ, इस तरीके के नाटक किए। और उनके अंदर एक नाटक था,
जो इसको कहते हैं कि भारत दुर्दशा, हिंदी का नाटक है, ये भी किया। और जो फोटो आप भगत सिंह की देखते हो पगड़ी लगाई हुई, वो पूरा जो ग्रुप, 5 ही फोटो है भगत सिंह की जो ओरिजिनल है, एक बच्चे की है और एक जो है वो नाटक की ग्रुप में अपनी टीम में खड़ा है। तो यशपाल ने लिखा है कि ये फोटो जो है ये इसी नाटक के बाद के भारत दुर्दशा नाटक खेलने के बाद की फोटो है। खैर, ये तो एक ऐसी बात थी। अब देखिए ये यहाँ पे ऐसे बन रहा है अपने दोस्तों के बीच में, इस तरीके से भगत सिंह के व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। किस तरीके से आपकी कंपनी, आपकी संगति प्रभावित करती है, मैं सिर्फ इसकी तरफ संकेत कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर भी यदि कोई क्रांतिकारी बीज होगा, कोई तत्व होगा, तो अंकुरित हो जाएगा यदि आप उसको ठीक एनवायरनमेंट देंगे। और यदि आपने उसको ठीक एनवायरनमेंट नहीं दिया तो वो सड़ जाएगा। हर एक बंदे के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, हर एक बंदे के अंदर अपनी शक्ति होती है, मानवीय प्रतिभा होती है, लेकिन वो पैदा करनी होती है, अपने आप नहीं होती। उसको एक एनवायरनमेंट देना पड़ता है। कोई भी चीज़ पैदा होती है खास एनवायरनमेंट में होती है। आप फसलों से देख लो, मिट्टी के नीचे जब तक बीज नहीं दबेगा, उसको गर्मी नहीं मिलेगी, कैसे पैदा होगा? न्यू तो नहीं तो हमारे पिप्पिया में ही कणक जम जन दी नहीं, क्या जरूरत थी? पिप्पिया में नहीं कणक पैदा होती, उसको जमीन की गर्मी चाहिए, उसको नमी चाहिए। तो ऐसे ही एक मनुष्य के साथ भी है, उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनको भी एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक गर्मी चाहिए, ज़मीन की सच्चाइयाँ चाहिए, उनका विश्लेषण करने की क्षमता चाहिए। और भगत सिंह जैसे जो हमारे पुराने क्रांतिकारी हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, बड़े विद्वान हुए हैं, उनके सोचने के तरीके चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो आप देख लियो जिसका मतलब ये हो कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ है, जिसको ये एहसास हो कि मैं जिंदा हूँ, मैं भी हूँ, तो इनको अपना दोस्त बनाना, भगत सिंह वगैरह को, इनके साथियों को, तभी जिंदा होने का एहसास होगा। वरना तो कबीर ने कहा कि सांस तो लुहार की धोकनी भी लेती है, उसमें भी हवा तो जाती है ना, हवा से ही आग जलती है, सांस तो वो भी ले रही है। नहीं तो जिंदा होने में और सांस लेने में बहुत फर्क है। यदि जिंदा होना साबित करना पड़ता है हर रोज हर पल, बंदा कब मर जाए पता थोड़ी लगता है। तो इसलिए अपने आप को जिंदा रखना, अपने आप के साथ वो करना, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर हुई। खैर, तो ये लाइफ के भगत सिंह का एक ऐसा फेज है जो मैं आपको बात कर रहा था। आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, उनकी बहुत लोगों ने जीवनियाँ लिखी हैं। अब तो भगत सिंह की एक बहुत ही उनके साथ ही क्रांतिकारी होते थे भगवान दास माहौर, बहुत ही ऑथेंटिक उनकी जीवनी है भगत सिंह की। सचिंद्र नाथ सान्याल, मलविंदर सिंह वड़ैच, पंजाबी, हिंदी, उर्दू कई भाषाओं में उनकी जीवनियाँ उपलब्ध हैं भगत सिंह की। वीरेंद्र संधू, ये भी एक अच्छी जीवनी आई है और लिखी जा रही हैं अभी भी। कम से कम 8-10 जीवनियाँ अवेलेबल हैं जो अच्छी हैं। ऐसे ही नहीं कि कल्पना से लिख दिया कि भगत सिंह को कुछ का कुछ बना दिया, नहीं, जो ऑथेंटिक है, जो उनके जीवन के डॉक्यूमेंट से, उनके पत्रों से, उनके भाषणों से, उनके लेखन से चीज़ें होती हैं। तो ये एक फेज है भगत सिंह का जब वो बन रहे हैं, जब अभी कोई वैचारिक स्पष्टता, कोई क्लैरिटी, ऐसा नहीं है कि भी भगत सिंह पैदा हुए थे क्रांतिकारी, नहीं, कोई क्रांतिकारी पैदा नहीं होता, लेकिन हर एक बंदे के अंदर क्रांतिकारी होने के गुण मौजूद होते हैं। तो भगत सिंह ने उन गुणों को डेवलप कर लिया, उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया। तो इसके बाद शुरू होता है उनके लाइफ का दूसरा फेज। आपको पता है कि हर एक घर में इंडिया में माँ बाप की तो सबसे बड़ी एक ही चीज़ परेशानी होती है कि भी किसी तरह से लड़का ब्याया थ्याया जाए, कि भी एक बार शादी हो जाए, हमारी जिम्मेवारी ख़त्म। तो भगत सिंह के साथ भी यही। और
मतलब इसी तरीके से उनकी जो है एक तरह से सगाई कर दी गई। और वो खुद चाहते नहीं थे शादी, क्योंकि इस चीज़ में शामिल हो गए और एक दिन जो है घर से निकल गए, चिट्ठी छोड़ गए अपने फादर के नाम, पिता के नाम, कि देखिए मैं देश के लिए जा रहा हूँ। और आपको याद है कि एक बार दादाजी ने कहा था कि भी मैं अपने इन दोनों बच्चों को, जो भगत सिंह से एक और बड़े भाई थे जगत सिंह, उनकी डेथ हो गई थी पहले ही, कि इन दोनों बच्चों को देश के नाम समर्पित करता हूं। अब देखो भगत सिंह आर्गुमेंट क्या लेकर के आए कि दादाजी ने कहा था ना भी प्रसाद पे चढ़ा दिए, ये तो कि देश पे चढ़ा चुके हैं, तो मेरी जगह ये नहीं है। और वो कहाँ गए? जब वो घर से निकले तो पहुंचे कानपुर। यहाँ से उनकी शुरुआत होती है, जो क्रांतिकारी जीवन है, जो सोच है, जो वैचारिक स्पष्टता है। क्योंकि जो कलकत्ता का जो क्रांतिकारी आंदोलन है, जिसमें योगेश चंद्र चटर्जी और आपको विश्वेंद्र नाथ सान्याल, ये लोग काम कर रहे थे। इन्होंने एक बनाई हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी करके एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ऐसे करके, HRA, हाँ HRA ये बनाई हुई थी, जिसके माध्यम से वो देश में काम करते थे और अपने जैसे लोगों को, क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके सबको एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करना चाहते थे अपने आंदोलन का। इस उसमें थे ये। उन दिनों में इनसे जाकर के मुलाकात हुई इनकी कानपुर में, क्योंकि इन पे नज़र तो थी इनकी, सान्याल और चटर्जी और ये जो कलकत्ता के जो क्रांतिकारी हैं, कि पंजाब में कौन क्या कर रहा है, उनकी गतिविधियों पे नज़र थी। तो भगत सिंह जैसे ही यहाँ से निकले तो ये कानपुर पहुँचे, और यहाँ से उनकी फिर लाइफ शुरू होती है, जिस भगत सिंह को हम जानते हैं, जिस भगत सिंह से हम सबका परिचय। तो कानपुर गए, कानपुर में जाकर के वहाँ फिर इनको नए दोस्त मिले। ये तो फ्रेंड वैसे मिले थे, सुखदेव और ये यशपाल तो पढ़ते हुए जो क्रांतिकारी बन गए। फिर वहाँ पे मिले इनको VK दत्त, जो बटुकेश्वर दत्त, या अजय घोष, विजय कुमार सिन्हा, और फिर इनके बाद और बहुत सारे लोग आए, शिव वर्मा, महावीर सिंह। कानपुर एक बहुत बड़ा, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है कानपुर, औद्योगिक शहर है। कानपुर एक बहुत बड़ी जगह है। कानपुर एक वो जगह है जहाँ 1857 का केंद्र था। मतलब आप उस चीज़ को याद रखिए हमेशा कि कानपुर ही क्यों? कानपुर वो जगह है जहाँ से अखबार निकलते थे उस समय पे। कानपुर वो जगह है जो क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही वो तैयार हो चुकी थी वो जगह। कानपुर, आगरा, बनारस, अमृतसर, कलकत्ता, पटना, यही कुछ शहर हैं। यदि आप इंडिया के आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा था, तो आप कुछ शहरों को लोकेट करोगे। तो कानपुर एक क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा केंद्र था, और यहीं पे सारे इनको ये अपने दोस्त मिले, और यहीं से एक अखबार निकलता था, उसका नाम था प्रताप, और इसके अंदर काम करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आपने नाम सुना होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी बाद में कांग्रेस के, यूपी कांग्रेस संयुक्त प्रांत बोलते थे इसके, ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे वो हैं। बाद में शहीद हुए थे सांप्रदायिक दंगों में 1931 में। तो क्योंकि ये सारे दोस्त थे, बंगाली थे, और उनके अंदर एक अकेला सरदार जी, कभी पहचाना ना जाए। क्रांतिकारियों को तो आपको पता है छुप के रहना पड़ता है आबिद जी, ऐसे उनको छूट नहीं है सरेआम काम करने की, ये सुविधा नहीं है उनको छूट की बजाय तो कि ये पहचाने ना जाएं, तो इसलिए उनको एक अखबार में, प्रताप अखबार के अंदर संपादकीय विभाग में जो है जोड़ दी, और वहाँ लिखने लगे वो। भगत सिंह पत्रकार थे। गणेश शंकर धीरे धीरे संपादक के साथ बढ़िया बन गई, तो वो बलवंत सिंह के नाम से उन्होंने कितने आर्टिकल लिखे। एक पत्रिका निकलती थी, बहुत ही शानदार है, सबको पढ़ने की ज़रूरत है, उसका नाम है चांद।
चांद, चांद का एक अंक निकला था फांसी अंक, फांसी अंक। आपको अद्भुत अंक है कि फांसी क्यों होनी चाहिए, दुनिया में हुआ कैसे बर्बरता है फांसी। यानी कि जिन सवालों को आज हम डिस्कशन करते हैं, जो मृत्यु दंड हो कि ना हो, सारी दुनिया में चर्चा का विषय है। बुद्धिजीवियों के बीच, कानूनविदों के बीच, न्यायविदों के बीच कि मृत्यु दंड हो कि ना हो, वो उस फांसी अंक के अंदर जो उसकी पूरी हिस्ट्री है और वे चित्रों के साथ आप पढ़ के ये कहेंगे यार ऐसे ऐसे बंदे, मतलब हिंदी के अंदर ऐसे ऐसे अंक निकले हैं किस किस तरीके से। तो उसके जो संपादक थे सहगल, चांद के, उन्होंने लिखा है ये कि ये सारी इनकी योजना का हिस्सा है। इसके जो प्लानिंग करता है, इसके जो ये अंक और जो कितनी सारी सामग्री जिन्होंने उसके अंदर दी है, वो भगत सिंह है, फांसी अंक। तो ये अखबार में लिखते रहे और उसी अखबार के अंदर जो उस समय के मुद्दे थे, जो उस समय पे सोच थी, धीरे धीरे गांधी के आंदोलन भी बढ़ रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर भी उसमें आ रहे थे, लाइमलाइट में आ रहे थे, उनके आंदोलन भी चल रहे थे, क्रांतिकारी धारा भी संगठित रूप ले रही थी। यहीं पे ही जो बड़े बड़े ये जो फिर क्रांतिकारी जो जिसको हम बोलते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथ नाथ गुप्त, कौन सा वो था मेरे नाम भूल रहा है जो इसमें इनको फांसी हुई थी, जो कौन सा डाका डाले थे ट्रेन में, काकोरी कांड, काकोरी कांड के जो शहीद हैं या जो उसके पार्टिसिपेंट हैं, भगत सिंह जो है इनके साथ जुड़ गए। और इनके अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट चलती रही कि क्या होगा, क्या होगा, कि इतने बड़े भारत में आंदोलन कैसे किया जाए, बहुत बड़ा सवाल है। कि जब हमारी जनता इतनी अभी अज्ञानी है, उसको कैसे क्रांतिकारी बनाया जाए, बहुत बड़ा सवाल है। और यदि आप छुप छुप के काम करते हैं, हमेशा पकड़े जाते हैं और आपके दफ्तर और सब खत्म कर दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा, तो आपका कभी आंदोलन बनेगा ही नहीं, जनता आपको पहचानेगी ही नहीं, आप हमेशा डाकू की तरह से ही पहचान करवाई जाएगी आपकी। तो ये सवाल थे क्रांतिकारी आंदोलन के उस समय पे। और यहीं पे ही भगत सिंह जो है, जिसको हम कहते हैं ना शहीद आजम भगत सिंह, कि शहीदों में भी सबसे ऊपर, कि कैसे भगत सिंह एक क्रांतिकारी से क्रांतिकारी लीडर बन गए, कि कैसे उन्होंने पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। जो अब इनसे पहले का क्रांतिकारी आंदोलन है, भगत सिंह के आने से पहले, वो क्या आंदोलन है? वो यही आंदोलन है कि कोई अंग्रेज शासक जुल्म करता है, उसको मार दो। कोई पैसे की ज़रूरत है तो बैंक डकैती या खजाने पे डकैती या कोई सेठ को लूट लो और अपना खर्चा चलाओ, हथियार खरीदो। इसी तरह का आंदोलन चलता था। लेकिन ये एक आंदोलन बनता था, 10 लोग जुड़ते थे और फिर बिखर जाता था, पकड़े जाते थे, कुछ को फांसी हो गई, कुछ को सजा हो गई, जेल में पड़े हैं, आंदोलन खत्म। तो ऐसे आप बढ़ेंगे नहीं। इस बात के ऊपर यदि आप पढ़ना चाहते हो पूरी उसको, तो एक राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है, बहुत छोटी सी, निज जीवन छटा, छोटी सी है, बस आप एक सीटिंग में ही पढ़ देंगे और राम प्रसाद बिस्मिल से आपका परिचय हो जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राम प्रसाद बिस्मिल से आपका परिचय हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया भर का अड़ंगा पढ़ते हो यार आप, उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होनी चाहिए ना जो हमारे लिए ये हो कि हाँ मैंने ये पढ़ी है, ये मैंने पढ़ी है। कुछ चीज़ें तो आप ऐसे सजा लो ना, जैसे होता है कि ये तो बिल्कुल क्लासिकल है, ये तो मैंने पढ़ी हुई है चीज़ है, कि 10-15 चीज़ तो आप ऐसी लगा लो, उसमें एक निज जीवन छटा भी लगा लो। और यहीं मैं एक और जिक्र कर दूं, बाद में इन्हीं के साथी थे भगत सिंह के, शिव वर्मा, उनकी एक किताब है संस्मृतियाँ, जिसमें जो 8 लोगों को सजा हुई थी, फांसी और उम्र कैद, ये जो सैंडर्स मर्डर में भगत सिंह जिसमें फांसी चढ़े थे,
उन 8 लोगों के ऊपर संस्मरण है शिव वर्मा के, जो उसका हिस्सा थे। उन 8 में ये भी थे शिव वर्मा भी। वो भी पढ़ने वाली किताब है, बस आप पढ़ते चले जाओ और आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। क्यों जसबीर जी, सही कह रहे हो? संस्मृतियाँ आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो खास तौर पे जो शहीदों ने लिखी हैं, वो कुछ नाम आपको मैं दे रहा हूँ। तो ये 2 किताबें आप जरूर पढ़िए यदि आपने भारतीय क्रांतिकारी इतिहास को और उसके नायकों के बारे में जानना चाहते हो तो, कि वो किस स्थिति से गुजर रहा था। तो यहाँ पे जो भगत सिंह की एंट्री होती है और आंदोलन तेज से तेज होता जा रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन। गांधी भी क्योंकि फील्ड में, और गांधी के आने से क्या हुआ, गांधी को तो आपको पता है कि वो तो गलियों में, सड़कों पे, शहरों में घूमते ही रहते थे, और उनके जहाँ वो जाते थे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते थे। और आपको पता है कि जब बंदे घरों से निकलते हैं तो आप किसानों का ही आंदोलन देख लो। छोटी बात है 1 साल तक आंदोलन चलाना, गर्मी, बरसात, पता नहीं क्या क्या की बारिश, सोशल मीडिया पे, इस पे उस पे। ऐसे ही जो गांधी के आंदोलन थे कि लोग जहां से निकल रहे हैं, लोगों के अंदर हौसला आ रहा है, हिम्मत आ रही है। गांधी का सबसे बड़ा काम है ना ये, कि डर निकाल दिया। एक डंडा मारना है ना, 2 मारो। डर निकल गया यदि जिसका, फिर आपको पता है बहुत पॉपुलर मुहावरा चल रहा है आजकल, डर के आगे जीता है। जो जिसका डर निकल गया वो तो यार बंदा बन गया, क्योंकि अपने आप को जीतना सबसे बड़ी चीज है। और अपने आप को क्या जीतना है? जो डर है, हमारे छोटे छोटे भय होते हैं ना, आए कदे 2 नंबर कट जाए, कदे न्यू हो जाए, कदे वो मैंने दिल देख ले, कदे छोटे छोटे डर है। हम अपनी सोच को मारते रहते हैं उस चीज से अनेक जगहों पे। तो ये जो डर है, गांधी ने उस डर को निकाल दिया। और जो उस समय पे भगत सिंह का जो लेखन है, जो उसके बारे में मैं कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये विकास जो है पर्ची बनाने लग गया है। क्योंकि जो असली जो बात है कि जो उनका जीवन दर्शन है, देखो जीवन ये है, और जीवन में से भी, अनुभव से भी चीज़ें बन रही हैं, और जो उनके अध्ययन से भी बन रही है। बहुत सारी किताबें हैं जो उनकी डायरी में जो उन्होंने कोटेशन लिखी हैं अलग अलग दुनिया की क्रांतियों से और से। आप जाना चाहें तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उन किताबों को ना भी पढ़ें जिनको भगत सिंह ने पढ़ा, तो कम से कम भगत सिंह ने जो लिखा वो जरूर पढ़ लें। तो उसके अंदर ना कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट राइटिंग है उनकी। एक राइटिंग तो जो बहुत मशहूर हुई दुनिया के अंदर, वो थी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। एक उनका बहुत ही बाद का लेख है ये, जेल के दौरान जब वो एक तरह से फांसी उनको लगने वाली थी तब। और उन पे उसकी बैकग्राउंड यही है कि उसको कहा भी अब तो तेरा आखिरी टाइम आ गया, कम से कम राम का नाम ही ले ले, ईश्वर को याद कर ले। तो बहुत सारे ये कहा, तो उसने कहा कि नहीं। फिर जो है उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें चली कि ये तो अहंकारी हो गया वगैरह वगैरह। तो एक तरह से वो उसका जवाब है कि क्या मैं अहंकारी हूँ या मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्या मेरी दृष्टि के कारण, मेरी सोच के कारण, क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं ये बना। कौन सी ऐसी बात है एक क्रांतिकारी के लिए, वो उसमें उन्होंने वो बातें रखी। और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो पूरी हिस्टोरिकल डिबेट है। मतलब जो ईश्वर और इसके बारे में जब से दुनिया बनी है तभी से बहस चल रही है, कोई एंड नहीं इसका। लेकिन एक क्रांतिकारी ऐसा क्यों करता है, और अलग से भगत सिंह ऐसा क्यों करते। तो ये लेख हमें उसका परिचय देता है कि किस तरीके से उन्होंने जैसे विश्लेषण किया इस बात का। एक इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेख है, 2 लेख हैं जो इम्पोर्टेंट है। कि एक उसके अंदर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और धर्म, ऐसे करके, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और धर्म ऐसे करके एक लेख है उनका, जो कि बहुत ही शानदार है। आप उसको पढ़ना, कि वो टोलेस्टॉय को कोट करते हैं इस लेख के अंदर। एक उनका लेख है सांप्रदायिकता की समस्या, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज।
क्योंकि आप जानते हैं कि सांप्रदायिकता तो जैसे जैसे आज़ादी का आंदोलन तेज होता गया, सांप्रदायिकता का आंदोलन भी तेज होता चला गया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक देश के दो देश बन गए लास्ट में, भारत और पाकिस्तान। और इसके नाम के ऊपर जो स्वार्थी राजनीतिज्ञ थे, अभी भी खत्म नहीं हुई सांप्रदायिकता, अभी भी किसी और कारण के लिए धर्म के नाम पे दंगे करवा दिए जाते हैं। और भारत में दंगों का एक बहुत बड़ा इतिहास है, कोई ऐसी साल नहीं होगा जिस साल दंगे ना हुए होंगे। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि शताब्दियों से भारत बसा हुआ है, और भारत को तो ऐसा कहा जाता है कि यदि विभिन्न संस्कृतियों विभिन्न धर्मों के लोगों को इकट्ठे रहते हुए देखना हो तो इंडिया में देखो जाके। ऐसा क्या हो गया कि पिछले 100 साल में ऐसा क्या हुआ कि हजारों साल से जो लोग इकट्ठे रह रहे हैं बिना लड़े, कि वो आपस में लड़ने लग गए, एक दूसरे को देख के भी राजी नहीं है। और ऐसा क्या हो गया कि खुद शासन सत्ताएं उनको लड़वा रही हैं जिनका काम है लड़ाई को रोकना। ऐसा क्या हुआ? कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं? उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? क्या ये धर्म है या राजनीति है? राजनीतिक स्वार्थ है या धार्मिक हित है? और इनके साथ कौन से आर्थिक स्वार्थ जुड़े हुए? क्योंकि हर एक भारतीय जागरूक नागरिक को सांप्रदायिकता, जातिवाद, लैंगिक विषमता, इन सब चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। इन सवालों से बच के आप ना तो जागरूक नागरिक हो सकते, ना क्रांतिकारी हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकते। उसके बाद तो बस ये है कि भी 1 किलो चून हो आप फालतू रोज का। यदि कोई बंदा अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहा तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है मेरे कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये सोचते थे चीज़ों के बारे में कि कैसे हो रहा है, तो कोई भी जो जागरूक और चिंतनशील व्यक्ति है उसको इन सवालों से दो चार होना पड़ेगा। इसके पीछे जो शक्तियां काम करती हैं, जो फोर्सेज हैं, उसको देखना पड़ेगा। दो अछूत समस्या, इसके बारे में उन्होंने कहा। विद्यार्थी और राजनीति में छोटा सा एक संदेश है कि अमृतसर में एक सम्मेलन हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पे, सुभाष चंद्र बोस नेताजी उसका उद्घाटन करेंगे, और भगत सिंह ने एक मैसेज दिया छोटा सा कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। देखो हम शिक्षक हैं, हम ये कहते हैं भाई पढ़े करो, फालतू राजनीति में कुछ नहीं धरा है ना, अपना काम करो। एक टाइम पे गांधी जी कहते थे भाई छोड़ो पढ़ाई, स्कूल बाहर निकलो स्कूल से। महात्मा गांधी जो भारत के सबसे टावरिंग पर्सनालिटी मानी जाती हैं, उन्होंने आह्वान किए कि स्कूलों से बहिष्कार करो। अब क्या हो गया भाई? अब हम ये उपदेश दे रहे हैं। चेंज क्या आया है? ये हमारे सबके लिए सोचने का विषय है। भगत सिंह ने भी विद्यार्थी और राजनीति की, बहुत सारे लोग हैं जो ये सलाह दे रहे हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो चीज़ राजनीति सब चीज़ों को तय कर रही है और विद्यार्थी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा भाई? इतने बड़े बड़े बैठे हैं, सबके मुच्छे आ रही हैं यहाँ, सारा काम संभाले, ये नहीं जाएंगे और कौन जाएगा? बताओ किसके लिए है फिर ये? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा, राजनीति में नहीं जाना चाहिए, बहुत गंदी चीज है। कौन करे फिर इसको? कौन करेगा? किसके लिए सुरक्षित करना चाहते हैं आप राजनीति को? भगत सिंह ने जो आंसर दिया इस बात का, वो बहुत ही हिस्टोरिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्रांतिकारी थे कुलदीप जी, बहुत सारे लोगों को आज के दिन इनके विचार जमने होंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि भगत सिंह उनको दिपारा है, इसलिए कि उनके आज जो हित हैं वो इस विचारधारा से सदते नहीं है, इसलिए तकलीफ होती है। और क्या दिक्कत है? तो अब हम उनके हित देखें या देश के हित देखें या हमारी जिस बात के लिए आज़ादी प्राप्त की थी, इन शहीद चढ़े थे फांसी पे, या वो देखें। तो जो भी विचार आता है उसको इस तरीके से देखने की जरूरत है। और बहुत सारे इनके जो अदालत के अंदर जो इन्होंने बयान दिया, बम का दर्शन, एक इन पे आरोप लगा था कि ये क्रांतिकारी तो क्या करते हैं कि बम फेंकते हैं, लोग मारे जाते हैं वगैरह वगैरह, टेररिस्ट एक्टिविटी है ये। उसका इन्होंने जवाब दिया कि बम का दर्शन क्या है, फिलॉसफी ऑफ बम, कि हम ये क्या करते हैं। यदि भगत सिंह चाहते तो बम वहीं फेंक सकते थे जहां लोग बैठे हुए थे। भगत सिंह ने दिल्ली में बम फेंका,
जिसमें वो सरेंडर किया उन्होंने, भाग भी सकते थे, लेकिन वहां फेंका जहां बंदे नहीं थे, बंदे पे फेंक देते। ऐसा क्यों किया उन्होंने? इतना बड़ा धमाका होया, आदमी एक नहीं मरा। क्या सोचते हो बम में कोई कमी थी? बम तो बढ़िया बना लेते, वो क्रांतिकारी सारे बनाना जानते थे, सही जगह पे फेंक सकते थे। भगत सिंह का निशाना थोड़ी चूकने वाला था। उनका मकसद ही नहीं था लोगों को मारना। वो जिस तरीके से जीवन को प्यार करते थे, उनका ये मकसद ही नहीं। वो सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं। और यदि फिर आप ये इस बात में जाओगे कि बम फेंके क्यों थे, जरूरत क्यों पड़ी? 2 बिल आ रहे थे जो अब लागू हो गए, इस मतलब आज़ाद भारत में अमृत महोत्सव मना रहे हैं आप। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट और मतलब 2 कानून थे जो अभी कितने सालों से कोशिश हो रही थी कि ये लागू हो जाए। जो हमारा श्रमिक वर्ग है कि ना वकील ना दलील ना अपील, कुछ नहीं, जो सब पकड़े जेल में डाल लो। इस कानून के खिलाफ ही तो फेंके थे बम। और किसके खिलाफ फेंके थे? कि वो 2 कानून कौन से थे जिसके खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था? ये तो हमें पता है, सूचना तो हमें पता है कि बम फेंका था, फलानी डेट को फेंका था, लेकिन क्यों फेंका था ये नहीं पता। क्योंकि देखिए अब क्या हो गया, हम इंफॉर्मेशन तो बहुत है हमारे पास, लेकिन नॉलेज और आइडियाज कुछ नहीं है। नॉलेज के रूप में सिर्फ ये है कि कौन कौन थे बम फेंकने वाले, क्वेश्चन आएगा, किस डेट को फेंका था, कितने बंदे मरे थे, ये क्वेश्चन आएगा। क्यों फेंका था ये नहीं आएगा। पता क्यों? क्योंकि सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, नॉलेज शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि भी देखो, हमारी अपनी जो शिक्षा है उसकी अनेक सीमाएं हैं, लेकिन ज्ञान की इसकी कोई सीमा नहीं। तो ये जो हमारे बड़े महापुरुष हैं, जो उनका साहित्य है, लेख हैं, वो उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि लुके पड़े हैं, किसी को पता ही नहीं, मेरे कोई पता है या इनको पता या उनको पता या 2-4 लोगों को पता नहीं। आप ऐसे लिखो भगत सिंह के लेख, साहित्य, इंटरनेट पे इतने आ जाएंगे, सारे टाइप होए हुआ है, आप डाउनलोड करके पढ़ लो, चाहे PDF पढ़ लो भाई, चाहे आप उसका प्रिंट लेकर पढ़ लो। इस बात की कमी नहीं है। 1975 तक तो किसी को मिलता नहीं था ये साहित्य। इसीलिए भगत सिंह को सिर्फ पता क्या समझा जाता था कि बहुत ही फुर्तीला नौजवान था, कदे अंग्रेज सरकार के पकड़ में ही नहीं आया। देखो ये भगत सिंह की क्वालिटी थी। खो-खो का प्लेयर था, पकड़ में नहीं आया था भाई। वो चिंतनशील था, दार्शनिक था, भारत का एक विजन था उसके पास, और उसी विजन के लिए वो फांसी पे चढ़े। पता उन्होंने क्या कहा? एक बार जब मुकदमा चल रहा था तो वो हंस रहे थे भगत सिंह, तो जज ने क्या पूछा कुलदीप जी, कहता आप क्यों हंस रहे हो? कहता आपको मेरी इसी हंसी से तकलीफ होगी जज साहब, जब मैं फांसी पे हंसते हुए चढ़ूंगा तब क्या बनेगा आपका? भगत सिंह है ये। आप अंदाजा लगा लो कि उसको पहले ही पता था फांसी तो होनी है और मैंने हंसते हुए चढ़ते जाना है, फिर क्या होगा आपका? वो इतने कमिटेड थे कि जब मैं हंसते हुए फांसी पे चढ़ूंगा तब इतने बड़े साम्राज्य का क्या बनेगा, जब आप मेरी इतनी छोटी सी हंसियां अदालत के इस कटघरे में नहीं उठ सकते, तब क्या बनेगा? तो उस बंदे की एक एक कही हुई बात, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं आ रही थी, वो इस दुनिया के पूरे मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए एक पूरी जो उत्पीड़ित क्लास है, जो शोषित क्लास है, शोषित वर्ग है, सब तरीके से उसकी भावनाओं को, उसके सपनों को अपने कार्यों में, अपने विचारों में शामिल थे उसके। इसलिए उसकी एक एक बात ऐसे है जैसे सूक्ति वाक्य होते हैं ना, ऐसे एक एक बात उसकी। कितने ही स्टेटमेंट है आप देखेंगे कि आप दीवारें भर जाएंगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कितनी बिल्डिंग है, सारे सूक्ति वाक्य हैं कि क्रांति का पौधा शहीदों के खून से पलता है। आप सोचो क्रांति भी हो जाए और आपका एक बूंद भी ना टपका है, ऐसा कभी होया? शहीदों के खून से पलता है
क्रांति का पौधा। यदि आप समाज के अंदर चेंज चाहते हो तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचार और साहस यानी कि निडरता क्रांतिकारी के दो लक्षण हैं। यदि किसी ने क्रांतिकारी बनना हो भाई, स्वतंत्र विचार, ना रूढ़ियों से, ना परंपराओं से, ना परिवार से, कोई घबराने की जरूरत नहीं। स्वतंत्र विचार और निडरता, ये दो गुण होने चाहिए। ये क्रांतिकारी के लक्षण अनेक भरी पड़ी है। मतलब कहीं से भी आप उठाओ, आप कहोगे ओ क्या बात कही है। वो इसलिए हो जाती हैं ऐसी बातें क्योंकि देखो, खोखले गढ़ों से, खोखले व्यक्तित्वों से क्या सूक्ति वाक्य निकलेंगे। जो अनुभव से और अध्ययन से और भविष्य की जिसके पास दृष्टि है, जब वो कोई बात बोलता है तभी ऐसी बातें पैदा होती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं भगत सिंह पे, जैसे विकास कह रहे थे भाई, एक 7 दिन की वर्कशॉप की ज़रूरत है। उसके विचारों पे अलग, साहित्य के बारे में उन्होंने क्या कहा कि वो देखो पंजाब की लिपि की समस्या एक इतनी बड़ी समस्या बनी हुई थी, उस पर भी लेख लिखा। विश्व युवकों को साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए, इस पे भी लिखा। कितने क्रांतिकारियों के जब वो पत्रकार बन गए क्या करते थे कि जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनके ऊपर आर्टिकल आने चाहिए ताकि लोगों को उनका परिचय प्राप्त हो, उनके काम प्राप्त हो, उनके बारे में जाने। सारे राजाओं का इतिहास पढ़े जा रहे हैं, कौन सा राजा महान था, उसने क्या किया था। भाई कोई क्रांतिकारी का भी पढ़ लो कि वो कौन सा महान था, उसने क्या काम करे थे। किसकी हिस्ट्री गाए जा रहे हैं हम। ये पत्रकारिता करते हुए वो ऐसे ऐसे लोगों को खोज के लेकर के आए जिनका योगदान बहुत ज़्यादा है लेकिन जिनके ऊपर चर्चा कोई नहीं है। तो इसी रूप में भगत सिंह का नाम याद रहे, फोटो पे आप माला भी डाल आओ, एक दिन व्रत भी रखने लग जाएंगे भगत सिंह के, इस हिसाब से चलता रहा काम। तो बजाय इसके आप जो है भगत सिंह के दस्तावेज, उसके पत्र, उनकी लेख, उन सब चीज़ों को, क्योंकि हम सब पढ़ना जानते हैं, ये एक अच्छी बात है। और मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अपने हिंदी वाले बच्चों को तो बताता हूँ, पंजाबी वाले भी सुन लो। एक बड़े विद्वान ने कहा हो यार, वो लिखा भी हो यार, चंडीगढ़ में जब आप जाओगे ना, सेंट्रल लाइब्रेरी सेक्टर 17, वहाँ बाहर लिख रखा कि जो बंदा पढ़ना जानता है और पढ़ता नहीं, ध्यान से सुनना सारे, जो बंदा पढ़ना जानता है और पढ़ता नहीं, और जो बंदा पढ़ना नहीं जानता, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। पढ़ना जानता है और पढ़ता नहीं, और पढ़ना नहीं जानता, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। तो हमारे को भाई पढ़े लिखे अनपढ़ होने का कोई शौक नहीं है किसी को, और कोई मतलब यदि आपने पढ़े लिखे, शिक्षित मतलब विचारशील, चिंतनशील, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, तो आप भगत सिंह का ये बहुत बढ़िया टूल है आपके पास। ये सारा कुछ है, ये मीडियम भी है, ये विचारधारा भी है, ये एक ऐसी आपको दृष्टि देगा कि सोच उठा में तो आपको पता चल जाएगा कि भी सच्चाई तो ये है, बाकी सारा कूड़ा है। ठीक है ना। ऐसे ऐसे जंतर, ऐसे ऐसे तरीके, ऐसी ऐसी बातें उसके अंदर मौजूद हैं जिससे हम अपनी लाइफ की समस्याएं, अपने समाज की समस्याएं देखने का, समझने का बहुत ही सरल तरीके से हमें इनसे मिलेगा। यही मैं कहते हुए कि आज जो इनका जन्मदिन है उस पे एक बार फिर आप सबको मुबारक हो। और मेरे को उम्मीद है कि जितने यहाँ बैठे हैं उनमें से 100% भगत सिंह के कुछ ना कुछ आर्टिकल, कुछ ना कुछ विचार, जितना समय आपको सोशल मीडिया अलाउ करता है उतने ही सही कि आप ज़रूर जो है अपने संस्कारों का, अपने विचारों का, अपने थॉट का हिस्सा बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। वैसे तो ये अपना ही कुड़बा है,